हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप में से अधिकांश छात्र जो सिविल सेवा या राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से अधिकांश बच्चों का ये प्रश्न होता है पुस्तकों को लेकर के कि हम किस सब्जेक्ट में कौन सी पुस्तक पढ़ें। और ख़ासकर ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतिहास की पुस्तकों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वैसे मैंने कई बार पुस्तकों को लेकर आपको बताया है, लेकिन आप सभी को आज एक पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्राचीन भारत की पुस्तक है और ये इससे पहले इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध थी पुस्तक। अभी ये हिंदी माध्यम में भी ये पुस्तक उपलब्ध हुई है। तो मैंने इस पुस्तक को लगभग पूरा पढ़ा है और उस आधार पे जो है, मैं जब भी कभी कोई बुक आपको रिकमेंड करता हूँ या बुक रिव्यू करता हूँ तो पहले मैं उस पुस्तक को खुद जांचता परखता हूँ, फिर आप तक बताता हूँ। तो प्राचीन भारत के इतिहास की एक पुस्तक मैं आप सभी को एक रिकमेंड करने जा रहा हूँ। देखो, कई पुस्तकें हैं, वैसे एनसीईआरटी भी हैं आपके आर.एस. शर्मा की, वो तो कंपलसरी आप एनसीईआरटी तो पढ़िए ही पढ़िए, या फिर आर.एस. शर्मा की ही एनसीईआरटी को जो है आप लोग देखेंगे तो ओरिएंटेड ब्लैक स्वान में उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है, या फिर अभी ऑक्सफोर्ड में भी आर.एस. शर्मा की एक बुक आई है। इसके पहले मैंने झायन श्रीमाली की पुस्तक बताई थी, बट वो पुस्तक यह है कि कई बार उपलब्धता उसकी सुनिश्चित नहीं हो पाती, बट अच्छी किताब है, मतलब वो किताब भी मुझे बड़ी पसंद है। बट अभी एक अल्टरनेटिव आपको बुक बता रहा हूँ, और ये बुक मैंने अभी पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी। और ये बुक है आपकी पीएल गौतम सर की। ये पुस्तक आप देख सकते हैं, ये प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक है, पीएल गौतम सर की। इसके पहले बीडी महाजन भी मैंने आपको बताई थी, एस्टेंट पब्लिकेशन की, वो पुस्तक भी ठीक है। बट ये बुक में कला एवं संस्कृति के भी पक्ष सम्मिलित किए गए हैं। इसमें प्राचीन भारत पूरा है और ओवरऑल इसमें लगभग मैंने इसको जब पढ़ा तो पाया कि इसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। बहुत बेसिक टू एडवांस इस पुस्तक में सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यदि प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये पुस्तक आप ले लीजिए। ये जीके पब्लिकेशन की पुस्तक है, ठीक है, जीके पब्लिकेशन की प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। इसके राइटर हैं पीएल गौतम सर, ठीक है। तो आमतौर पे पुस्तक आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको आपके संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। आज़ाद आईएएस अकेडमी या आज़ाद पब्लिकेशन में आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, इस पुस्तक में जो चीज़ें हैं लगभग आप देखेंगे तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो एक कालानुक्रम है वो शुरू से इसमें स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो टॉपिक इसमें कवर किया गया है और उसमें 3 चैप्टर दिए गए पुरातात्विक स्रोत में। पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विरासत के स्रोत, इसके बाद भौगोलिक संरचना एवं विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता, और प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इन दोनों को डिफाइन किया गया है और डिस्क्राइब किया गया है। फिर इसमें आपका जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से जुड़ी हुई चीज़ें, और खासकर ताम्र पाषाण कल्चर और आपका महापाषाण कल्चर, ये इसमें आपको चीज़ें दी गई हैं। लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। स्थलों के बारे में भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो लगभग चैप्टर नंबर 4 से लेकर 12 तक इसमें दिया गया है, जिसमें सभ्यता के उद्गम के बारे में बात की गई है, प्रमुख नगरों के बारे में बात की गई है, इस सभ्यता का आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है, और जो धार्मिक विश्वास है ना, रिलीजियस फेथ है, उसके बारे में चर्चा की गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सोशल जो उसकी विशेषताएं थी, फीचर थी, स्पेसिफिकेशन थी, वो चर्चाएं की गई हैं। व्यापार एवं अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है, कालानुक्रम की बात की गई है, और इस सभ्यता का क्या अस्तित्व था। और इसी के बाद जो है यहाँ पर मेगालिथिक कल्चर को भी डिटेल में लास्ट में बताया गया, क्योंकि देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर जो सवाधन पद्धति है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और ईंटों को जोड़ के बनाया गया, ठीक है। तो वो महायुगीन या महापाषाणकालीन संस्कृति के तौर पे देखते हैं। फिर इसके बाद आपका वैदिक कल्चर है ना, वैदिक संस्कृति है, वैदिक पीरियड है, आर्य एवं वैदिक पीरियड के बारे में चर्चा है। महाजनपद काल है आपका, तो महाजनपद काल को भी प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया। इसी दौरान जो है जो दो धार्मिक आंदोलन हुए हैं भारत में, बौद्ध और जैन दोनों को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। मौर्य साम्राज्य को लेकर के डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है आपका। और इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी उत्तर मौर्य काल,
उसके बारे में भी लगभग सारी चर्चा है। मैं एक बार आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ। वैदिक काल जो है, इसमें इन्होंने भारत में आर्यों का प्रसरण, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, राजनीतिक रूपांतरण, ऋग्वैदिक से लेकर उत्तर वैदिक काल में राजत्व का विकास, इसके बाद उत्तर भारतीय समाज एवं वर्ण व्यवस्था का विकास, आर्थिक जीवन, वैदिक धर्म एवं उसका महत्व, यह टॉपिक है। और फिर महाजनपद काल में महाजनपद और मगध का उदय इस दौरान हुआ। नगर केंद्रों का उद्भव और आर्थिक विकास, यानी कि जो प्रथम नगरीकरण की अवधि है। महाजनपद कालीन समाज, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रसार, ईरानी और मेसोडोनियाई आक्रमण, इसी दौरान भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं, वो भी इसमें कवर है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने मौर्य इतिहास के स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसका धम्म, है ना, बिंदुसार के बारे में भी बताया गया है। मौर्य प्रशासन कैसा था, मौर्य समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी और कला कैसी थी, यह टॉपिक भी कवर है। यानी कि राजनीतिक के साथ साथ इनमें कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो सारे कवर हैं। और उत्तर मौर्य काल में सुंग हो गया, इंडो ग्रीक हो गया, कर्ण हो गया, इनको कवर किया गया है। शक और कुषाण जो विदेशी आक्रमण चालू होते हैं, और इसी दौरान जो भारत का मध्य एशिया के साथ एक संपर्क बनता है, अफगानिस्तान और जो बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र था, है ना, तो वो सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। फिर नगर और केंद्रों का विकास होता है। इसी दौरान जो है बौद्ध धर्म में, वो कनिष्क के टाइम पीरियड पे बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी बौद्ध संगति में होता है, महायान का विकास होता है। इसी दौरान जो सामाजिक परिवर्तन थे, कला में स्थापत्य था, भाषा साहित्य और विज्ञान, ये भी कवर किया गया। इसके बाद जो सातवाहन काल है, खासकर मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत का एक देखते हैं हम लोग, सातवाहन और खारवेल, इसको कवर किया गया पूरा। एक तरीके से उत्तर मौर्य काल में देखा जाए तो दक्षिण भारत, दक्कन और ये पूरे टॉपिक को इन्होंने कवर किया, जिसमें संगम काल जो है आमतौर पे कई पुस्तकों में मिलता नहीं है, या फिर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। इसमें इनफ है, मतलब टॉपिक कवर है आपका। तो सातवाहन एवं खारवेल, संगमकालीन तमिल राज्य, संगमकालीन अर्थव्यवस्था एवं नगर केंद्र कवर किया गया है। संगम साहित्य, धर्म एवं बौद्ध केंद्र कवर है इसमें। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का उद्भव एवं पतन, वाकाटक राजवंश, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, मुद्रा, नगर केंद्रों का पतन, गुप्तकालीन समाज और आपका शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान, गुप्तकालीन साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य, स्थापत्य के बारे में चर्चा की गई है। गुप्त काल में विभिन्न धर्मों की बात की गई है, और दक्षिण पूर्व एशिया से जो संबंध विकसित होते हैं इस दौरान, कंबोडिया और कंबोज वाले क्षेत्र से, है ना। और इसके बाद जो है आपका पुष्यभूति वंश, गुप्तोत्तर काल में आपका, खासकर वर्धन वंश जिसे हम कहते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय राज्य गुप्तोत्तर काल में बहुत सारे होते हैं, खासकर गुप्त काल में भी कुछ होते हैं, फिर गुप्तोत्तर काल में भी हैं, जैसे कदम वंश, पल्लव राजवंश, बादामी के चालुक्य, ये दक्षिण भारत को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पल्लव एवं चालुक्य की राजव्यवस्था, प्रशासन, पल्लव चालुक्य मंदिर एवं मंदिर स्थापत्य। फिर इसके बाद जो आपका कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल का भी कुछ टॉपिक है, खासकर जो राजपूत काल का प्रारंभ होता है, उसमें पाल, सेन, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और जो एक तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज के लिए होता है, उसको भी कवर किया गया है। और इसी दौरान भारत में इस्लाम का आगमन होना प्रारंभ होता है। तो सिंध में अरब विजेता, अलबरूनी और भारतीय समाज। इसके बाद चालुक्य, कल्याणी, होयसल और पांड्यवंश, ये कवर किया गया है। और इसके बाद प्रारंभिक भारतीय संस्कृति इतिहास के प्रतिपाद्य, तो इसमें पूरा कवर किया गया आपका धार्मिक संप्रदाय, मंदिर, मठ, संस्थाएं, साहित्य में भाषाएं, मूल ग्रंथ हैं आपका, प्रमुख दार्शनिक विचारक एवं विचारधाराएं, विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को लेकर के भी चीज़ें विकसित की गई हैं। फिर थोड़ा सा हिस्सा इसमें 750 से लेकर 1200 AD का भी एक इन्होंने ग्लिम्स दे रखा है। और भारत में सांस्कृतिक परंपराएं क्या रही 750 से 1200 AD में, तो पूर्व मध्यकाल के भी काफ़ी टॉपिक को कवर किया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें राजपूत काल का उद्गम, उत्तर भारत के प्रमुख जितने भी वंश थे, चोल वंश और उसका प्रशासन, सामंतवाल का विस्तार, कृषि, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, और इस समय जो कल्चर था आपका, शंकराचार्य और वेदांत दर्शन जो आपका है, इस्लाम और सूफी मत के बारे में चर्चा हुई है, मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प कला की, और नवीन सामाजिक व्यवस्था। ये सारे टॉपिक मतलब इसमें कवर है। मैंने इसको पढ़ा है इस पुस्तक को, तो ओवरऑल मुझे ठीक लगी कि आप लोग ये पुस्तक ले सकते हैं। और अभी जो मतलब जो बच्चे प्राचीन भारत के इतिहास में अभी आप लोग को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इस बार मैं मैपिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको ये पुस्तक रखनी है। मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, साथ साथ इस पुस्तक को आप लेकर के पढ़ सकते हैं, मतलब ओवरऑल ठीक है।
बाकी यदि आप लोग अदर कोई भी पुस्तक आपने ऑलरेडी ले रखी है, जैसे आपने बीडी महाजन ले रखी है, कुछ लोग केसी श्रीवास्तव भी पढ़ लेते हैं, जयंत श्रीमालिया, तो आपको दूसरी खरीदने की ज़रूरत नहीं, वो किताबें भी अपने आप में बेस्ट हैं। बट जो बच्चे मतलब बुक्स अभी तक नहीं लिए, तो आपके पास विकल्प के तौर पे ये पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुस्तक आप के आसपास मिल जाएंगी या फिर आपको संस्थान से मंगा लेना है, ठीक है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके इतिहास संस्कृति की पुस्तक मंगवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी। स्पष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षा में समान अध्ययन के प्रश्न पत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और अपने आप में प्राचीन भारतीय इतिहास की मुझे एक उत्कृष्ट पुस्तक ये लगी है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। लगभग आपके सिलेबस के टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों की प्राचीन भारत की पुस्तक ये हो गई। बाकी अभी मध्यकालीन और आधुनिक भारत में भी मैं आपको सिंगल बुक को लेकर रिव्यू कर दूंगा। बाकी आप भी कमेंट में बता सकते हैं, सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको यदि कोई पुस्तक को लेकर जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू में। शुक्रिया।